अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीबर रहमान और सेकंड प्रो फार्माकोलॉजी एंड थेरापेटिक्स लेक्चर नंबर 4 है आज मेरा, जिसमें मैं ड्रग रिसेप्टर्स और ड्रग ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन के बारे में बताऊंगा। लेक्चर लेंथी होगा। इसके अंदर रिसेप्टर फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर्स की टाइप पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिसेप्टर से। ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, ड्रग का मैंने आपको कल ओवरव्यू दे दिया था, ठीक है। अब रिसेप्टर्स और ड्रग, इन दोनों का इंटरेक्शन कैसे होता है और उसके बाद होता क्या क्या है, बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल चेंजेस कैसे आते हैं किसी भी सेल के अंदर। तो रिसेप्टर्स ब्रॉडली दो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स और एक फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर्स होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स आपको पता है, पसीनियर कार्पसल्स और रॉड्स एंड कोन्स, ये सारे बैरो रिसेप्टर्स, ये सारे हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। लेकिन जो बात की जा रही है वो यहाँ पर फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर्स, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर्स। तो ये वाले रिसेप्टर्स आज हमने पढ़ने हैं। तो ड्रग एक्सर्ट देयर इफेक्ट बाय इंटरेक्टिंग विद रिसेप्टर मेक ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो होता क्या है, ड्रग हमेशा, कोई भी ड्रग है ना, वो हमेशा अपना जो भी इफेक्ट है वो तभी शो करेगी जब वो किसी ना किसी अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ अटैच हो। तो वो जो अटैचमेंट, वो जो बाइंडिंग होती है दोनों की, तो वो मिलकर एक ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना देती है, ठीक है। तो रिसेप्टर्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो हमने स्टार्ट डेफिनेशन से ही करना होगा रिसेप्टर की। इन फार्माकोलॉजी रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज प्रोटीन्स। अच्छा, 80% जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन ड्यू टू सम एडवांस स्टडीज़ ये जो चीज़ है ये कैंसिल हो गई कि सिर्फ प्रोटीन्स ही हों। तो यहाँ पर स्पेशलाइज प्रोटीन्स डीएनए भी हो सकते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज प्रोटीन्स डीएनए, ठीक है। जो डीएनए वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स आएंगे, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स वो आगे जाकर हम बात करेंगे। स्पेशलाइज प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, डीएनए का मॉलिक्यूल भी हो सकता है, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ सेल और विद इन या आउटसाइड द सेल, ठीक है। और रिसेप्टर के बारे में कहा जाता है, रिसेप्टर जो है वो है मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। रिसेप्टर इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल स्पेशलाइज प्रोटीन डीएनए फाउंड ऑन द सरफेस। सरफेस पे भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेनल रिसेप्टर, अंदर भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। जब बाइंड करता है, व्हेन बाइंड विद अ लाइगेंड, लाइगेंड हम टर्म यूज करेंगे बार बार, ठीक है। हम स्पेसिफिकली ड्रग नहीं यूज करते, लाइगेंड रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। अब लाइगेंड की भी आगे टाइप्स होती हैं, लेकिन लाइगेंड है क्या चीज़ वो हम देखते हैं। प्रोड्यूस सम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, तो उसके बाद ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स या लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जब बन जाता है तो कोई स्पेसिफिक बायोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। लाइगेंड क्या होता है, इट इज़ अ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस है, केमिकल एंटिटी भी हो सकता है, कोई प्रोटीन भी, कोई अमाइनो एसिड भी हो सकता है, विच बाइंड विद अ रिसेप्टर। यहाँ पर ये मैंने हाईलाइट करूँ एक बात, विच बाइंड विद अ रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर से जो बाइंडिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमने यही पढ़नी है। एट लाइगेंड बाइंडिंग्स, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, पहली डोमेन है लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, एंड ब्रिंग सम स्टिमुलेटरी या इनिबेटरी, दो तरह के चेंज हो सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। कन्फर्मेशनल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, और दूसरी होती है इफेक्टर डोमेन, ठीक है। इफेक्टर डोमेन, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। तो ये वाली जो डोमेन है जहां पर किसी भी लाइगेंड ने एक्ट करना है। अब यहां पर लाइगेंड मैं ले रहा हूं एक ड्रग, ये ड्रग है, इसने यहां पर कॉम्प्लेक्स बनाना है। यहां पर कुछ ना कुछ कैस्केड ऑफ इवेंट्स होंगे, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, और यहां से रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ठीक है। तो जहां से रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो इफेक्टर डोमेन है, और जहां पर अटैचमेंट होगी, जहां कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसको हम कहेंगे बाइंडिंग डोमेन। अब रिसेप्टर्स की एक शर्त है, रिसेप्टर्स मस्ट हैव दीज टू डोमेन्स, वरना रिसेप्टर की जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर लाइगेंड की एग्जांपल है हार्मोन, इट कैन बी अ हार्मोन, इट कैन बी न्यूरोमॉड्यूलेटर या ट्रांसमीटर, ड्रग, बेसिकली हम ड्रग ही पढ़ रहे हैं, और एंजाइम हमने फिजियोलॉजी में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि एंजाइम किस तरह इंटरेक्ट करता है। तो एक सवाल पैदा होता है, वाई प्लाज्मा प्रोटीन्स आर नॉट रिसेप्टर, जबकि प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये जो भी प्रोटीन्स हैं ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और ये भी मैक्रोमॉलिक्यूल होती हैं, ये भी प्रोटीन होती हैं, दो चीज़ें फुलफिल हो चुकी हैं, लेकिन ये क्यों नहीं रिसेप्टर्स होती, जबकि ये जो प्रोटीन्स हैं ये भी बाइंड करती हैं किसी ना किसी ड्रग से, किसी ना किसी चीज़ से बाइंड करती हैं। तो इसका आंसर जो है वो अगर थोड़ा सोचे तो इसका आंसर यही है कि इट डज नॉट हैव इफेक्टर डोमेन, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि प्लाज्मा प्रोटीन भी बाइंड करती हैं, लेकिन वो सिर्फ एक व्हीकल का काम करती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है, मॉलिक्यूल से यहाँ, मॉलिक्यूल को यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर जाने का। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है रिसेप्टर्स, ड्रग कॉम्प्लेक्स, लाइगेंड और जो बाइंडिंग डोमेन और इफेक्टर डोमेन, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर कौन कौन सी हैं। सो अब अगर बात करें टाइप्स ऑफ फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर, बार बार फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर्स इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि सेंसरी रिसेप्टर से कंफ्यूज नहीं होना हमने।
तो रिसेप्टर्स ब्रॉडली दो तरह के होते हैं, मैंने यहाँ तीन तरह लिखा हुआ है लेकिन दो तरह के, एक सेलुलर होते हैं और एक नॉन सेलुलर रिसेप्टर। सेलुलर रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आगे दो टाइप्स में होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन या इंट्रा सेलुलर। जो नॉन सेलुलर है वो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर और इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स की हम इतनी बात नहीं करेंगे जितनी ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की करेंगे, तो बारी बारी सबको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इनकी बेसिक्स को जान लेते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज, जिसके अंदर से 7 पास रिसेप्टर, सर्पेंटाइन रिसेप्टर जिसको हम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि इसकी जो आगे हमने इंपॉर्टेंस है और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वो हमने पढ़नी है। इसके बाद ये है 1 पास और 4 to 5 पास रिसेप्टर। 1 पास रिसेप्टर्स आर आल्सो कॉल्ड टायरोसिन काइनेस या एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। 4 to 5 पास रिसेप्टर जो होते हैं वो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। ये चैनल्स होते हैं जिनके ऊपर रिसेप्टर साइट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन साइट, ठीक है, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। 7 पास रिसेप्टर्स को सर्पेंटाइन कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज स्नेकी अपीयरेंस, स्नेक जैसी। लास्ट में 12 पास रिसेप्टर होते हैं, इनको सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स कहते हैं। लेकिन ये 12 पास होते हैं, ये क्या करते हैं, रीअपटेक प्रोटीन्स होती हैं। ये मोनोमाइनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, प्रेजेंट ऑन मोनोमाइनर्जिक न्यूरॉन्स। मोनोमाइंस कौन से होते हैं? मोनोमाइनर्जिक न्यूरॉन्स वो होते हैं जो मोनोमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स सिक्रीट करते हैं। मोनोमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामीन टायरोसिन से बनता है। इसके अलावा एड्रीनालिन, कैटेकोलामाइंस, नॉर एड्रीनालिन, सीरोटोनिन, ये सारे मोनोमाइनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो न्यूरॉन नर्व एंडिंग्स पे ये प्रेजेंट होता है। इसकी जो क्लासिकल एग्जांपल है वो अल्फा 2 रिसेप्टर्स है। अल्फा 2 रिसेप्टर्स 12 पास रिसेप्टर है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन को, तो इस वजह से इनको 12 पास रिसेप्टर्स कहते हैं। इनका काम है यहाँ पर अगर नॉर एड्रेनलिन है ना, इसको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना इन साइड पे, तो ये रीअपटेक का काम करते हैं। ये हम आगे जाकर एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स, एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स में आगे जाकर पढ़ेंगे। अच्छा, ये ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स जितने भी है ना, ये फॉर चार्ज लाइगेंड्स है। अगर कोई लाइगेंड, ये एक लाइगेंड है, ये लाइगेंड हाइड्रोफिलिक है और चार्ज है, तो ये यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से इनको ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा वो ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की, ठीक है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो लाइगेंड है ये क्रॉस नहीं कर सकता लिपिड बाइलेयर को। तो आगे हम देखते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, जिनके अंदर साइटोसोलिक और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो है हमारे पास लिपोफिलिक, लिपिड लविंग, ठीक है। और ये जो एस्ट्रोजन है ये क्रॉस कर सकता है आराम से लिपिड बाइलेयर को। T3 बहुत स्मॉलर मॉलिक्यूल है, ये आराम से क्रॉस कर सकता है। तो इस वजह से जो T3 के रिसेप्टर्स है वो इनसाइड न्यूक्लियस है, DNA मटेरियल पे, ठीक है। और जो एस्ट्रोजन के हैं वो यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर एस्ट्रोजन की ये रिसेप्टर है, T3 की अंदर रिसेप्टर है, तो ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स भी हो गए। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स की बात करें तो इसके अंदर जो रिसेप्टर्स आते हैं वो सेल के बाहर होते हैं, वो यहाँ कहीं भी प्रेजेंट होंगे आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर हैं जो ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर से हटकर होते हैं, ठीक है। वो मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं होते, तो इनके अंदर हमारी एंटीबॉडीज आ जाती हैं। और लास्ट में कोगुलेशन फैक्टर्स, स्पेलिंग सॉरी गलत होगी, तो कोगुलेशन फैक्टर्स, जल्दी में लिख रहा हूँ इस वजह से स्पेलिंग गलत भी हो सकती है। कोगुलेशन फैक्टर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। आप इसकी एग्जांपल क्लासिकल एग्जांपल है एंटीथ्रोम्बिन 3। मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया होगा हेपरिन के बारे में। हेपरिन जो है इसको हम IV से देते हैं क्योंकि ये पुअरली सॉल्युबल होती है GIT में, ठीक है, स्टमक में। तो हेपरिन जो है वो एंटीथ्रोम्बिन 3 पे एक्ट करती है, और ये एंटीथ्रोम्बिन 3 कोगुलेशन फैक्टर है। और हेपरिन जिस उसके ऊपर एक्ट करती है, जिस रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती है, वो रिसेप्टर एक्चुअल में एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर है। तो ये एग्जांपल है इसकी। अब मैं आपको बताता चलूँ तो ये जो रिसेप्टर है ये 1 पास रिसेप्टर, जिसको हम एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर कहते हैं, इसकी क्लासिकल एग्जांपल है इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर्स। ये 4 to 5 रिसेप्टर्स हैं, ये चैनल्स होते हैं जो आयंस का इनफ्लक्स कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स हैं, जितने भी एड्रीनर्जिक रिसेप्टर हैं और कोलिनर्जिक मस्करिनिक रिसेप्टर्स, ये सारे के सारे जी प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, सिवाय निकोटिनिक रिसेप्टर्स
जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स है वो आयन चैनल रिसेप्टर्स होते हैं, और इंसुलिन का जो रिसेप्टर होता है वो वन पास रिसेप्टर होता है। तो ये थी थोड़ी सी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स के बारे में, आगे इनकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, और एक्सप्लेनेशन इनकी बहुत बहुत अच्छी जो है वो रैंगनडेल्स में लिखी हुई है, केडीटी में लिखी हुई है, और लिपनकॉट में थोड़ी सी कम लिखी हुई है, लेकिन वो इनफ होती है पेपर के लिहाज से। आप उसके अंदर एडिशन कर सकते हैं जो जो मैं आपको बताऊँगा। तो ये था टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। सो ये लेक्चर यहाँ तक मैं एंड करता हूँ। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर इन सब की एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा। तो ये टाइप्स ऑफ रिसेप्टर आज मैंने पढ़ाया, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन के बारे में पढ़ाया आपको, और जितनी मेरी नॉलेज थी उससे मैंने आपको गाइड किया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आई हो। जो अगला लेक्चर होगा, वेरी नेक्स्ट लेक्चर, उसमें मैं 1 पास रिसेप्टर, 4 to 5 पास रिसेप्टर और जी प्रोटीन रिसेप्टर्स के बारे में आपको बताऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट लेक्चर लाजमी लेगा।